हाँ जी, जय श्री राम। कल हम बात कर रहे थे द्वादशी के पेपर को लेकर के, कौन से प्रश्न आने वाले हैं वो। क्लास लंबी हो जाती है इसलिए मैंने बीच में स्टॉप किया। उसी का दूसरा पार्ट आज शुरू कर रहे हैं। ये शुरू करने से पहले वो देख लेना, पेपर आधा इसमें से है, आधा उसमें से है। दो तरह का पेपर होगा। आधा पेपर आज वाली क्लास में से है, आधा कल वाली में से था। ऐसे किसी ने आज वाला पार्ट देख लिया हो, कल वाला नहीं देखा, या कल वाला देख लिया आज वाला नहीं देखा, तो दोष मेरे पे नहीं आएगा, क्योंकि आप जो हैं एक साथ नहीं झेल पाते, इस कारण उसको दो पार्ट में कर दिया। जरूरत पड़ी तो तीसरा पार्ट ग्रामर का अलग करूंगा, वरना आज प्रयास करें खत्म खत्म करने का। कल 6 चैप्टर देख लिए। कैसा ही बच्चा हो, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत वीक है, मीडियम है, सबके लिए वो क्लास थी। आज वाली क्लास भी ऐसी है जिसमें सब बच्चे जो हैं, किसी भी कैटेगरी के जो हैं, वो सब के लिए ये क्लास जो है काम आने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कोई प्रश्न अगर आपका इसके बाहर पड़ता है द्वादशी के पेपर के बाद में, तो आप मेरे को जरूर बताएंगे कि नहीं सर आपने बताया वो नहीं आया। और अगर हाँ सर जो आपने कहा था वही आया है, पूरी क्लास जो 2-3 क्लास आपने ली है उसके बाहर पेपर नहीं गया, तो वो वाले कमेंट भी आपके आने चाहिए। ऐसा जब आप करेंगे तो हम एनुअल एग्जाम के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए और तैयार हो पाएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। कल हमने पद्य पोषण देखा, आज हम गद्य पोषण पे आते हैं। साथ ही साथ जिन जिन प्रश्नों में कहूं ये महत्वपूर्ण है, ये आपको लगाने हैं, ये कवि परिचय पढ़ना है, ये लेखक परिचय पढ़ना है, वो भी आप साथ पढ़ते हुए चलेंगे। दोहरानी नहीं है केवल ये रिवीजन वाली क्लास नहीं है, केवल ये प्रश्न पत्र वाली नहीं है, दोनों मिक्स है। इसमें आप प्रश्न पत्र भी देख रहे हैं, क्या क्या प्रश्न पत्र में आने वाला है, और कि सर हमारा रिवीजन हो जाए, एक साथ दोनों काम हो जाए, तो दोनों के लिए काम कर दिया एक साथ ही। प्रश्न पत्र में क्या आ रहा है वो प्रश्न भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, और आपको रिवीजन जो करना पड़ेगा स्वतः से वो नहीं करना पड़ेगा। सारा जैसे हम बात करेंगे हर किसी चैप्टर की, सब कुछ आपके सामने क्लिक होने लग जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ था, उसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था। तो अभी गद्य पोषण की बात करें, ये क्लास है जो रिवीजन की चल रही है, प्रश्न पत्र की चल रही है, हाफ ईयर की चल रही है। कम से कम वो जो पहली क्लास हुई थी सिलेबस वाली, पाठ्यक्रम वाली, वो देखनी है। उससे ये आइडिया हो जाएगा कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आ रहा है, कहां से आ रहा है, चैप्टर का वेटेज कितना है, सप्रसंग व्याख्या कितने की है, या सीन पैसेज जो आता है उसमें से कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो पहली क्लास जरूर देखें, उसके बाद में आप इन क्लासों पे आए। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला चैप्टर जो है नेताजी का चश्मा। एक चैप्टर पे अधिकतम 10 मिनट लेंगे और आपको सारा चैप्टर याद हो जाएगा। अधिकतम 10 मिनट एक चैप्टर पे लेंगे और सब कुछ याद हो जाएगा। आ जाओ कैसे याद हो जाएगा। इनमें क्या क्या ध्यान रखना नेताजी चश्मे में, एक हालदार साहब है, क्या याद रखेंगे, एक हालदार साहब है। पहले इन्हीं की सारी बातें कर लेते हैं, पहले इन्हीं की सारी बातें। हालदार साहब से क्या जुड़ा हुआ है, सबसे पहला काम, ये हर 15 दिन से, महीने में इन्हीं 2 बार हो गया, 15 दिन से कंपनी के काम से कहां जाते हैं, कस्बे से शहर की ओर जाते हैं। कस्बा, जिस कस्बे की हम बात करने वाले हैं, जहां पर नेताजी की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी, उसकी बात करने वाले हैं। तो कितने दिन से, 15 दिन से। मैं एमसीक्यू वाले प्रश्न भी साथ लेके चल रहा हूं, कौन कौन से कैसे कैसे बनेंगे। फिर वहां पे एक नगर पालिका थी कस्बे में। अगर आपसे पूछे कि गांव का वर्णन है, शहर का वर्णन है, कस्बे का वर्णन है, तो आप कस्बे का वर्णन बोलेंगे। इस कहानी में किसका वर्णन है, कस्बे का। अभी कस्बा क्या गांव है या शहर है, तो ना गांव है ना शहर है। गांव और शहर नौकर ये क्या है, ये दोनों का मिक्सचर रूप है ना। बहुत छोटा कहेंगे तो गांव हो जाएगा, बहुत बड़ा कहेंगे तो शहर हो जाएगा, तो इन दोनों का मिक्स क्या हो गया, कस्बा। गांव से बड़ा और शहर से छोटा, कस्बे की बात चल रही है। नगर पालिका भी है, और क्या है, सिनेमा घर भी है इस गांव में, ये कस्बे में। और बात करें, बाजार भी है। एक लड़कियों का और लड़कों का अलग अलग है ना, लड़की और लड़कियों का स्कूल भी है, लड़की और लड़कों का हाई स्कूल भी है, हाई स्कूल है। तो ढंग से समझना इस बात को, एक हाई स्कूल है, 12th की स्कूल जो है वो एक है, जहां गर्ल्स बॉय दोनों पढ़ सकते हैं। उसके अलावा
एक गर्ल्स का और एक बॉयज का स्कूल भी है, शायद 10th तक का रहा होगा, ऐसा इसमें बताया गया कहानी में। तो क्या हो गया, हाई स्कूल कितने थे, एक थे। अब नगर पालिका क्या क्या काम करती थी, नगर पालिका काम बताए हैं। नगर पालिका काम है सड़क पक्की करवा दी, क्या करवाया, सड़क निर्माण, सड़क पक्की करवाना, एक काम हो गया। और क्या करवाना, और कोई कवि सम्मेलन करवाना, ये भी किसका काम है, नगर पालिका। नगर पालिका काम दूसरा हो गया कवि सम्मेलन कराना। और नगर पालिका क्या कर रही है, तो और नगर पालिका ने कबूतर की छतरी, कबूतर को दाना डालने के लिए, कबूतरों को दाना डालने के लिए छतरी, तो कबूतरों की छतरी में शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको। ऐसे ही नगर पालिका किसी उत्साही कर्मचारी ने, नगर पालिका कोई बढ़िया से इंसान ने, कोई बढ़िया से आदमी क्या किया कि यार ये सब काम तो होता रहेगा, कुछ बढ़िया काम भी करते हैं, देश वालों के लिए भी काम करते हैं। देश वालों के लिए क्या काम किया कि सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश की आजादी में पूर्ण योगदान दिया, उनके एक बढ़िया सी शानदार सी जकात से सुंदर सी कमसिन सी क्या बना देते हैं, मूर्ति बना देते हैं। तो किसी उत्साही कार्यकर्ता ने, उत्साही कार्यकर्ता ने, देखो हर एक लाइन में, हर एक शब्द में मेरे प्रश्न है। उत्साही कार्यकर्ता ने क्या कर दिया, नेताजी की मूर्ति, नेताजी की मूर्ति, ढंग से सुनना, किसने बनाई, एक उत्साही कार्यकर्ता ने, एक उत्साही कार्यकर्ता ने नेताजी की मूर्ति, क्या क्या हो गया, नगर पालिका ने सड़क पक्की करवा दी, कवि सम्मेलन करवा दिया, कबूतरों की छतरी बनवा दी दाना डालने के लिए। और उत्साही कार्यकर्ता था, कोई कर्मचारी था, उसने कहा यार कुछ बढ़िया करते हैं देशवासी के लिए, देशभक्ति के लिए, तो उसने मूर्ति बनवा दी। मूर्ति किसने बनाई, मूर्ति का काम किसको सौंपा गया, तो मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया मास्टर मोतीलाल। किसने बनाई मूर्ति, तो बोलना मास्टर मोतीलाल ने। मोतीलाल क्या करते थे, ड्राइंग के मास्टर थे। ड्राइंग क्या होता है, चित्रकला होती है। कहां पे थे, हाई स्कूल में मास्टर थे, ड्राइंग के मास्टर थे, चित्रकला के मास्टर थे हाई स्कूल में। और क्यों ऐसा किया कि नगर पालिका से बहुत ज्यादा बजट अपने पास है नहीं, बहुत ज्यादा पैसा है नहीं, और नगर पालिका जो कार्य अवधि थी, जो समय था, वो भी खत्म होने वाला था। तो कहा किसी आसपास के बंदे को ढूंढ लेंगे, जल्दी सी मूर्ति बना देगा। तो ये काम किसको दिया गया, स्कूल का ही बंदा था, मास्टर साहब थे कि आप कर दोगे, हाँ कर देंगे, कितने दिन बना दोगे, अरे महीने भर में सल्टा देंगे प्रोग्राम। तो ये सारे प्रश्न क्या हुए, कितने दिन में मूर्ति बनानी थे, एक महीने में। कितने दिन में मूर्ति बनाने का विश्वास दिलाया, आप बोल देना एक महीने में, ठीक है। दूसरा काम क्या हुआ कि क्यों बनवाई मास्टर साहब से मूर्ति, तो बोल देना कि बजट कम था, लागत, बजट कम था, बजट कम, लागत अधिक अधिक थी। तो किससे काम करवाना पड़ेगा, कोई लोकल बंदे से करवाना पड़ेगा। और लोकल बंदा कौन है, गांव का बंदा कौन है, तो ये मास्टर साहब थे, गांव के बंदे। तो लागत और समय भी कम था किसके पास, नगर पालिका की समयावधि पूरी होने वाली थी। नगर पालिका, नगर पालिका की समय अवधि पूरी होने वाली थी, इसलिए उन्होंने किसी लोकल बंदे को क्या कर दिया, लोकल बंदे को दे दिया काम। ये काम हो गया। यहां पर क्या क्या काम देखा, जल्दी फास्ट देख रहे हैं। हालदार साहब 15 दिन से काम से जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, कंपनी काम से। क्या काम था, कंपनी के काम से, कंपनी के काम से, कंपनी काम से जा रहे हैं। गांव कस्बे में क्या था, नगर पालिका थी, सिनेमाघर था, बाजार भी था, एक हाई स्कूल भी था, लड़की लड़कों का स्कूल भी था। नगर पालिका ने क्या क्या काम किए, सड़क पक्की करवा दी, कवि सम्मेलन करवा दिए, कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी। उत्साही कार्यकर्ता ने ऐसे एक मूर्ति बनाई, किसकी, नेताजी की। मूर्ति बनाने वाला कौन था, मास्टर मोतीलाल था। मास्टर मोतीलाल को काम क्यों दिया गया कि भाई जल्दी से मूर्ति बना देगा, एक महीने में बना देगा, बजट भी कम है हमारे पास और लागत अधिक रहेगी, किसी बड़े आदमी को देंगे, बड़े मूर्तिकार को देंगे तो लागत ज्यादा हो जाएगी, अपने पास है नहीं, समय भी पूरा होने वाला है नगर पालिका का, तो लोकल बंदे को काम देते हैं। ये काम हो गया, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया, फिर वहां पर जब हालदार साहब जा रहे थे शहर में, तो रास्ते में मुख्य चौराहे पर, कहां पर, मुख्य बाजार, मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर पूछे मूर्ति कहां थी, तो बोलना मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर मूर्ति थी। वहीं पर जहां मूर्ति थी वहां पर एक पान की दुकान भी थी, एक पान की दुकान, एक पान की दुकान थी।
पान वाला बंदा कैसा था? तो पान वाला बंदा था मोटा और काला और खुश मिजाज। कैसा बंदा था? बता दिया मैंने आपको सारा। कैसा बंदा था? काला था, मोटा था, खुश मिजाज था। पान बिक रहा तो अच्छी बात है, नहीं बंदा खुद खा के सेट। पान खा रहा है बार बार, पान खा रहा है, पान खाया साइड में, पान खाया, पीक थूक दिया, पीके नहीं थूकना। हाँ, तो इसकी जब इन्होंने देखा तो हालदार साहब सोचे यार ये मूर्ति जब मैं देखता हूँ यहाँ पे, हर 15 दिन से आता हूँ, हर बार चेंज नजर आती है। क्या चेंज नजर आता है उसमें? कि मूर्ति पर चश्मा है ना, वो चेंज हो जाता है। कौन करता है? आज इस पान वाले से पूछ लेता हूं। तो पान वाले से पूछता है क्या कि मूर्ति पर चश्मा कौन चेंज करता है? तो बोलता है कैप्टन चेंज करता है। कैप्टन। कैप्टन कौन है? कैप्टन एक लंगड़ा अपाहिज व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति है जिसमें देशभक्ति की भावना है। उस देशभक्ति की भावना के कारण वो अपनी दुकान, दुकान भी नहीं है, फेरी से चश्मे बेचता है। कहीं से बेचता है? फेरी से, फेरी करता है। तो फेरी से चश्मे बेचता है। चश्मे की दुकान नहीं है, फेरी से बेचता है। एक बढ़िया लकड़ी ले रखी है, उसमें चश्मे टांग रखे हैं, वो घूम घूम के चश्मे बेचता है। तो उसके पास जो भी चश्मे हैं उनमें से एक चश्मा वो नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। अब प्रश्न ये हो जाता है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा था, वो कहाँ चला गया? तो उसके भी रीजन आ रहे हैं। क्या रीजन आ रहे हैं उसके? कि या तो है ना मास्टर मोतीलाल है ना चश्मा बनाना भूल गया, चश्मा बनाना भूल गया। हाँ, या चश्मा क्या हो गया, वो बना तो रहा था पर बारीकी के चक्कर में टूट गया, बारीकी के चक्कर में टूट गया। या क्या रीजन हो सकता है कि चश्मा बनाया तो होगा लेकिन चश्मा बनाते वक्त क्या हो गया, बारीकी के चक्कर में टूट गया। चश्मा बनाना भूल गया, बारीकी के चक्कर में टूट गया, और क्या हुआ? और उन्होंने कहा हो सकता है मास्टर बनाना भूल गया, मास्टर चश्मा बनाना भूल गया, मास्टर चश्मा बनाना भूल गया। ये रीजन बताया पान वाले ने। जब उन्होंने पूछा कि चश्मा कहां चला गया, ये चश्मा कौन लगाता है यहाँ पे, पहले वाला चश्मा कहां चला गया? तो पान वाला बोला मास्टर है ना बनाना ही भूल गया। अच्छा, फिर नेताजी ने सोचा कि हो सकता है बारीकी के चक्कर में टूट गया होगा, हो सकता है, 2 बार लिख दिया, बनाना भूल गया। हाँ, 2 बार लिख दिया भाई। बारीकी के चक्कर में टूट गया होगा या बनाना भूल गया होगा चश्मा मास्टर साहब। ये बात हमारी हो गई यहाँ तक। हाँ, इसको ध्यान रखना, पान वाला बोल रहे, पान वाले ने क्या कहा? चश्मा बनाना भूल गया, बारीकी के चक्कर में टूट गया। बनाया तो होगा पर फिट कैसे करें कि पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट चश्मा कैसे फिट किया जाए, लगाया जाए, ये मूर्तिकार यानी मास्टर मोतीलाल मूर्तिकार समझ नहीं पाया, तय नहीं कर पाया। बस ये 3 रीजन लिखेंगे बहुत है, 3 रीजन लिखेंगे बहुत है, ये काम हो गया। चश्मे पे चश्मा क्यों नहीं है? अब पान वाले से बोलते हैं, क्या बोल नेताजी, नेताजी क्या बोलते हैं, पान वाले से बोलते हैं हमारे हालदार साहब कि ये ना उसका नाम कैप्टन क्यों पड़ गया, कैप्टन क्यों बोलते हैं उसको, ये कोई सिपाही विपाही है क्या? तो बोले नहीं नहीं, काहे का सिपाही है, ऐसे ही लंगड़ा है, बस करता रहता है। हालांकि उसमें देशभक्ति की भावना है, कद्र करनी चाहिए इस देशभक्ति की भावना की। पान वाला उसका मजाक उड़ाता है, हालदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगती है? पान वाले द्वारा किसका मजाक उड़ाया जाना? कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना। आगे बढ़ जाते हैं इसमें। एक बार क्या होता है कि कभी उस पे चश्मे कौन से थे, कभी गोगो चश्मा, गोगो चश्मा, कभी काला चश्मा, कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, ऐसे अलग अलग चश्मे मूर्ति पर चेंज हुआ करते थे, लगाए जाते थे। और कभी चौड़े फ्रेम वाला, कभी तार वाला, ये सब चश्मों के टाइप हैं।
जो उस मूर्ति पर लगाए जाते थे। एमसीक्यू में डाल के पूछ लेगा भाई साहब कि कौन से चश्मे मूर्ति पर थे या कौन से नहीं थे। तो जो थे मैंने बता दिया आपको कौन कौन से थे। अब इसके अलावा बात करते हैं। एक बार समय का ध्यान रखना है, 10 मिनट में चैप्टर में करना है, तब जाके हम पूरा गद्य पोर्शन कर पाएंगे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, फिर बाद छोटे चैप्टर भी आएंगे। लखनऊ में अंदाज छोटा सा ही है हमारे। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक बार दुकानें बंद थी, सबकी दुकानें बंद थी, पान वाले की दुकानें बंद थी, पान वाले की दुकान बंद, सबकी दुकानें बंद थी, पान वाले की दुकान बंद थी, बाकी सब चौराहे पर दुकानें थी ना वो भी सब बंद थी। तो क्या हुआ, हाजा साहब देखे कि भाई क्या बात हो गई, कोई दुकानें नहीं है खुली हुई। अगली बार जब आए 15 दिन बाद में तो देखते हैं कि दुकानें खुली हुई है। तो हालदार साहब ने कहा कि क्या बात हो, यार मूर्ति पे चश्मा वश्मा नहीं है। तो पान वाला दुखी हो गया कि कैप्टन मर गया साहब, चश्मा कौन लगाएगा। अब हालदार साहब ने ये सुना और चुपचाप चले गए, और मनी मन सोच रहे थे कि पान वाला उस समय तो हंस रहा था उसके ऊपर और आज दुखी हो रहा है। ऐसे लोगों का क्या होगा, ऐसी कौम का क्या होगा जो देशभक्तों का या भक्ति रखने वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा। ये बात हालदार साहब सोचते तो जा रहे थे। अगली बार जब लौटते हैं वो हालदार साहब तो सोचते हैं भाई मैं पान यहाँ पर नहीं खाऊंगा, अब मैं इस दुकान में नहीं रुकूंगा। क्यों नहीं रुकूंगा कि पान वाला जो है पान कहीं आगे खा लेंगे। ड्राइवर को उन्होंने बोल दिया कैप्टन अब है नहीं, मूर्ति पर चश्मा होगा नहीं, ऐसी जगह पे हमें नहीं रुकना है, तो सीधे चले जाएंगे। पर जैसे ही हालदार साहब वहां से गुजरते हैं, ड्राइवर को मना करे, ड्राइवर फास्ट गति से जा रहा था, स्पीड से जा रहा था, तो उसने अचानक से रोको गाड़ी और उन्हें ब्रेक मारे। सब लोग देखने लगे क्या बात हो गई, साउथ वाले नहीं होते, साउथ वाले घुमाते गाड़ी को। हालदार साहब फास्ट स्पीड से उतरे और उतर करके यार क्या बात हो गई, जाके मूर्ति हम देखते हैं तो उसके मूर्ति पे एक चश्मा लगा हुआ था, पर चश्मा क्या था, सरकंडे का था। सरकंडा क्या होता है, गोबर और मिट्टी से बनाया हुआ सरकंडा इसको भी कहते हैं। और सरकंडा जो है कुल्फी खाते हैं ना, आइसक्रीम नहीं कुल्फी, उसकी डंडी, उससे भी बना सकते हैं बच्चे। तो किसी बच्चे ने चश्मा बना दिया हो ऐसा उसकी नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ था। हालदार साहब भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि यार देशभक्ति मान लो कैप्टन तो नहीं रहा, पर बच्चों में भी ये जुनून पैदा है। ये जुनून उनके अंदर भी है। क्या जुनून उनके अंदर भी है कि वो भी नेताजी की मूर्ति जो उन्हें आहत कर रही है, दुखी कर रही है कि हमारे नेताजी की मूर्ति पर क्या नहीं है, चश्मा नहीं है। तो बच्चों ने देशभक्ति दिखाई है, बच्चों ने चश्मा लगा दिया। इस बात से क्या हो गए, हालदार साहब भावुक हो गए। तो हालदार साहब किस बात में भावुक हो गए वो सब बात मैंने आपसे कर ली है। ऐसा करके आपका चैप्टर जो है नेताजी चश्मा पूरा हो जाता है। कोई प्रश्न इसके बाहर नहीं जाएगा, 15 मिनट लगे कोई बात नहीं, आगे कवर कर लेंगे अपन, पर इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। आगे आ जाओ दूसरे में। दूसरा है हमारा बाल गोविंद भगत जी। बाल गोविंद भगत, कौन कौन से प्रश्न आएंगे इसमें से, देखो जिसमें से कौन कौन से प्रश्न है। तो बाल गोविंद भगत से एक बात तो ये हो गई कि उसकी वेशभूषा डेकोरम कैसा था, वेशभूषा और डेकोरम। आ जाओ, मैं केवल लिखूंगा, कम बातें बोल रहा हूं उसको सुनना। तो पहले हो गया उनका व्यक्तित्व कैसा था या उनकी वेशभूषा कैसी थी या उनका चारित्रिक विशेषता कैसी थी। चारित्रिक विशेषता, अगर ये पूछे तो आपको क्या जवाब लिख देना है, सुनो जवाब। दाढ़ी सफेद, हाँ मेरे जैसी, दाढ़ी सफेद, धोती पहन रखी है, ऊपर एक कंबल ओढ़ रखी है अगर सर्दी का मौसम हो तो, कानों पर कनपट्टी, कबीर जैसे पहनते थे वैसे कनपट्टी है, तुलसी के जड़ों की बेडोल माला, बेडोल मतलब गंदी सी बुरी सी, मतलब कोई शेप नहीं हो, डोल नहीं शेप होना, आकृति होना, जैसे शेप नहीं है वो क्या हो गई, बेडोल हो गई। ये सब उनका डेकोरम। चंदन का तिलक लगा रखा बड़ा सा, और गर्मियों में एकदम बस धोती धोती है या लंगोट है और ऊपर कुछ नहीं है, सर्दी है तो कंबल ओढ़ लेते हैं ऊपर से। ये उनका डेकोरम। डेकोरम उनका व्यक्तित्व, उनका दिखने में वो लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं जैसे कोई साधु या सन्यासी हो, पर वो साधु सन्यासी नहीं है, वो एकदम ग्रस्त वाले हैं, बेटा भी है, बहू भी है, पत्नी मर चुकी है पहले से। तो ये उनका व्यक्तित्व है। अब ये है कि वो साधु नहीं थे फिर भी साधु जैसे क्यों लगते थे, तो आप कह सकते हैं
कि हम ग्रस्त थे, गृहस्थी थी, पर उनके व्यक्तित्व, उनका डेकोरम, उनके क्रियाकलाप, उनकी वेशभूषा, ये सब सन्यासी जैसा था। और सन्यासी कैसे रहते मैंने आपको बता दिया, तो वो इसमें जवाब हो जाएगा। दूसरी बात इसमें आती है कि भगत जी हैं बाल गोविंद भगत, भगत जी के संगीत का जादू क्या था? भगत जी के संगीत का जादू क्या था? तो भगत जी संगीत का जादू पूछ सकता है आपसे, या आषाढ़ महीने में उनके संगीत में क्या प्रभाव, क्या देखने को मिलता था? आषाढ़, आषाढ़ कौन सा है हमारा? मई जून का महीना है, जून का। कैसे पूछे? आषाढ़ पूछे, जून पूछे, संगीत का जादू पूछे, क्या बताएंगे? कि भगत जी खेत में काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी काम कर रहे हैं, भगत जी कबीर के पद गा रहे हैं। किसके पद गा रहे हैं? कबीर कबीर कबीर। कबीर से प्रश्न आ जाएगा, कबीर के पद गा, किसके पद? कबीर के पद। किसको साहब मानते थे? कबीर को मानते थे। किसके फैन थे? कबीर के, तगड़े वाले। इंस्टा फॉलो कर रखा था, टेलीग्राम फॉलो कर रखा था, फेसबुक पे कर रखा था। किसको? कबीर को। भगत जी का संगीत का जादू गया। आषाढ़ में क्या था? देख लो आषाढ़ में क्या था। भगत जी कबीर के पद गा रहे हैं। जो महिलाएं कलेवा लेकर, सुबह का भोजन लेकर के, ब्रेकफास्ट लेकर के खेतों में आई हुई थी, वो भी उनके साथ साथ उनके होठ कांपने लगते थे। जो हल चलाने वाले लोग थे, हल चलाने वाले लोग थे, उनकी स्पीड बढ़ जाती थी। बच्चे भी नाचने गाने लगते थे। और जो धान की रोपनी कर रहा है, चावल रोप रहा था, उनकी गति अंगुलियों की क्या थी? अपने आप ही बढ़ जाती थी। चार बातें बोल दी है। जो चावल की रोपनी कर रहे हैं उनकी गति बढ़ गई, महिलाओं के होठ कांपने लग गए, बच्चे नाचने लग गए, हलवाई जो हल चलाने वाले थे उनकी स्पीड भी बढ़ गई। ये था आषाढ़ का और संगीत का जादू। दूसरी बात, भादों के महीने में, भादों की अधरतिया में, भादों की आधी रात में संगीत का जादू क्या था? तो दो गाने गाते थे भादों के महीने में। बिजली कड़क रही है, बारिश वारिश भयंकर वाली हो रखी है, मूसलाधार बारिश हो चुकी है, तो क्या करते थे वो? तो आधी रात को गाना गा रहे हैं, अपनी खंजड़ी, खंजड़ी हाथ में रहते, खंजड़ी बजा रहे हैं। क्या बोलते थे? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कि कोई मुसाफिर जा रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए गीत गाते थे। कौन सा गाते थे? गोदी में पिया हुआ चिहक उठे सखिया, चिहक उठे ना। गोदी में पिया है तो डर क्यों रही है, चिंता क्यों कर रही है? तो दो हो गए, गोदी में पिए हुआ, चिहक उठे सखिया, और एक कौन सा हो गया? तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जा। ये गाने ऐसे थे, ये इसके भजन ऐसे थे, गीत ऐसे थे कि मेंढक की आवाज बारिश में आ रही है, दादुर, दादुर वर्ड आया, दादुर नहीं मेंढक। और एक जो झिल्ली होती है, झिल्ली कौन सी? वो दीवारों में कंपन से करती रहती, आवाज आती रहती है रात को। तो झिल्ली की और दादुर की आवाज जो है वो भगत जी की आवाज को दबा नहीं सकती है। वो बिंदास गा रहे हैं, मस्त गा रहे हैं, और आधी रात में भी सब उनका आनंद उठा रहे हैं। ये था भादों का महीना। आगे बढ़ते हैं, सर्दी आ गई। सर्दी आ गई तो कौन सी आ गई? पोष आ गया, पोष का महीना, जनवरी का महीना, सर्दी का महीना। इधर क्या हो गया? भादों में किसको बोलेंगे? अगस्त और सितंबर को बोल देंगे। अगस्त और सितंबर को क्या बोलते हैं अपन? भादो बोलते हैं। पोष जनवरी में, जनवरी में, सर्दी में क्या उनका गीत का आनंद था? देखो जो जो प्रश्न कर रहे हैं ना, 3 नंबर में उनमें से आ जाएंगे। मैंने शॉर्ट में बताया, उसको लॉन्ग करना है। एक एक नंबर के एमसीक्यू बता रहा हूँ, वो भी इसके बाहर नहीं जाएंगे। 2 नंबर वाला इसके बाहर नहीं जाएगा, पूरा पेपर यहीं से आएगा। बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये देखना है। 3-4 क्लासेस जो भी 2 या 3 जितनी भी होती है, बस ये देख लो, पर्याप्त है, पर्याप्त है। 70 में से 60 काम यहीं से है, 70 में से 60 काम यहीं से देख लेंगे, वो जब पेपर आ जाएगा, है ना। पोस्ट और जनवरी क्या करते थे? एक बार लेखक बोल रहा है, लेखक कौन है? बाल गोविंद भगत के, इनके लेखक है आपके, अपन ने उसका भी नहीं बताया मैंने आपको शायद, है ना, नेताजी लक्ष्मण, हाँ, स्वयं प्रकाश। कौन है? स्वयं प्रकाश। और इसके कौन हो गए? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। लेखक परिचय कौन सा पढ़े सर? लेखक परिचय कौन सा पढ़े? तो बस यही 2 स्टार्टिंग में पढ़ने हैं, चाहे स्वयं प्रकाश को पढ़ लो और राम वृक्ष बेनी पर्याप्त आपके लिए। पोस्ट जनवरी का महीना, राम वृक्ष बेनी ने पूरी ने कहा कि एक बार मैं देखने गया उनको कि देखे वो क्या करते हैं, इतनी जल्दी सुबह उठ के तालाब पे क्यों जाते हैं, क्या करते हैं। तो ये कह रहे कि जब मैं देखने उनको गया, पूर्व में लालिमा, हल्की हल्की सूरज उगा नहीं था, बहुत लगभग 5:30-6 बज रहे थे, तारे भी थे ऊपर आकाश में, चांद भी था, तारे भी थे,
और थोड़ी बहुत लालिमा हल्की हल्की दिखने लग गई थी। इतनी भयंकर ठंड के टाइम पे जब ओस चारों तरफ थी, कोहरा छाया हुआ था, भगत जी नदी में स्नान करके आ गए। फिर गांव में एक तालाब के पोखर पे, तालाब पे, उसके भिंडे पे, दीवार पे, तालाब की दीवार पे बैठ गए, खंजड़ी लेकर के खंजड़ी बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। इतने गाते गाते मस्त हो जाते हैं कि उनकी कंबल कब साइड में गिरे उन्हें मतलब नहीं है, नाचे जा रहे हैं। लेखक ने कहा कि जब मैं सर्दी से कांप रहा था भयंकर, उस समय भगत जी के माथे पर श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदे नजर आ रही थी। इतना शानदार आदमी था, इतना अपने काम से। ये होता है, सर्दी में गर्मी कैसे आती है, सर्दी में गर्मी ऐसे आती है, अपने काम के प्रति जुनून। तो ये अपने गाने बजाने में इतने मस्त थे। तो पोष के महीने में जनवरी में क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। अगला आता है गर्मी। गर्मी में ठंड, गर्मी में ठंड यानी शीतलता। गर्मी में शीतलता भगत जी कैसे प्रदान करते हैं? भगत जी गर्मी में सर्दी कैसे पैदा करते हैं? एक सर्दी थी, गर्मी पैदा कर दी, पसीना आ गया था उनके। या गर्मी में ठंड कैसे पैदा कर रहे हैं? शाम का समय है, खंजड़ी ले रखे हैं, भजन गा रहे हैं, उनके आसपास उनके चाहने वाले भी बने हुए हैं, बैठे हैं, वो भी गा रहे हैं। बीच बीच में ऐसा माहौल बनता है कि भगत जी उठ करके नाचने लगते हैं, उनके साथी जो वहां बैठे हैं वो भी गाने गा रहे हैं, दोहरा रहे हैं उस गीत को, वो भी नाच रहे हैं, मग्न हो गए। तो ये जो गर्मी वाला माहौल था उसमें एकदम कूल, है ना, शानदार वाला फील करते हैं वो। तो गर्मी में शीतलता कैसे पैदा कर दी? अपने गायन से, उनकी मंडली का ग्रुप आ गया, सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो मस्त माहौल हो गया। जब मस्त माहौल हो गया तो क्या गर्मी क्या सर्दी, तो गर्मी में हो गई सर्दी। ये सारा प्रोस्पेक्ट हो गया। फिर क्या हुआ? फिर भगत जी के संगीत का, ये बढ़िया प्रश्न है, लोग किया जाए भाई। संगीत का चरमोत्कर्ष अभी कर दे, हाफ ईयरली के लिए लोग कर दे, वरना एल में तो आना ही है फिर। चलो, भगत जी का जो संगीत था उसका चरमोत्कर्ष कब देखा गया था? जब उनका बेटा मर गया। जब बेटा मर गया तो वो रोज गाते हैं, अच्छा गाते हैं, पर आज बहुत शानदार तगड़े वाला गा रहे थे। और बीच में जाके अपनी बहू जो थी, बेटे की पत्नी, उसको चुप करा रहे हैं। क्यों रो रही है, क्यों दुखी हो रही है? तो आनंद की बात है, मजे हो गए। ये आत्मा जो थी शरीर में चली गई, अपने परमात्मा से, ईश्वर से मिल गई। भगत जी उस जमाने में भी कितने शानदार आदमी, सब समझ में आ रहा है कि भाई परमात्मा वो है, मेन बाप वो है अपना सबका, और ये आत्मा जो वहीं से आई है। तो ये आत्मा जो है ये मेन परमात्मा से, अपने मेन बाप से मिल गई। इसमें दुखी होने की बात है, खुशी होने की बात है। हाँ, तो संगीत का चरमोत्कर्ष आपका कब देखा गया? जिस दिन उसका बेटा मरा। बहू को बीच में कह रहे हैं ये उत्सव मनाने का समय है, रो क्यों रही हो, चुप हो जाओ, ये सब वो कह रहे थे। तुलसी के पत्ते बिखेरे थोड़े बहुत उनके पास में, फूल वूल रख दिए, दिया जला दिया। उनका बेटा जो था वो कमजोर था, बीमार रहता था। तो भगत जी कहते ऐसे बीमार पर, कमजोर कोई भी हो देश में, समाज में, वो दया के हकदार होते हैं, उन पर थोड़ी नजर ज्यादा रखनी चाहिए। तो किन पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए बता दिया मैंने आपको। और ये आधुनिक भगत जी जो है आधुनिक परंपराओं को, रीति रिवाजों को मानने वाले थे। आधुनिक परंपराओं को मानने वाले कैसे थे? कि बाकी सब आज भी देखते हैं कि विधवा विवाह को नहीं मानते हैं, कि नहीं होना चाहिए, महिलाएं जो है शमशान में नहीं जानी चाहिए। भगत जी आज से 50 60 70 साल पहले भी कि नहीं, कोई नहीं है, बेटा पोता नहीं है मेरा, कोई बात नहीं, मेरी बहू ही मेरे बेटे को अग्नि अग्नि देगी, वो दे के आई है। फिर का विधवा विवाह क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उसको बोला कि जा दूसरी शादी कर ले, उसके भाई को बुलाया होगा, दूसरी शादी कर ले। वो रो रही है बेचारी कि नहीं नहीं, वो अपनी अंतिम दलील पेश कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, अंतिम इच्छा बोल रही है कि नहीं मैं आपकी सेवा करूंगी वगैरह वगैरह। नहीं, वो नहीं मान रहे कि नहीं तू चल जा, या तो नहीं मैं घर छोड़ के चल जाऊंगा। इतनी पॉजिटिव वे वाला बंदा था कि नहीं इसका जीवन क्यों खराब हो, बेटा मर गया कोई बात नहीं, इसका जीवन नहीं खराब होना चाहिए, दूसरा विवाह कर ले। इतना शानदार कैरेक्टर था हमारा कौन? भगत जी। ये रियल स्टोरी है, अच्छा बंदा था, शानदार। ये थी उनकी आधुनिक परंपराएं कौन सी थी। उसके बाद में हर वर्ष गंगा स्नान हो जाते थे। गंगा स्नान हो जाते थे, कितनी दूर थी? 30 कोस थी। 30 कोस थी क्या, ज्यादा हो जाएगा लगभग, यही होगा। एक बार फिर भी आप इसको चेक कर लेना भाई, है ना। 30 कोस थी। तो गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। हाँ, 30 कोस 90 किलोमीटर हो गई। 90 किलोमीटर जाते थे, पैदल जाना पैदल आना। और कम से कम मैंने 2 दिन जाना 2 दिन आना, 4 5 दिन का सफर हो गया। हर साल जाते थे। नहाने धोने के सुनिए बस, कि मैं नहाना धोने जाऊं, तीर्थ करने जाऊं ना। साधु संत मिलेंगे, उनसे समागम होगा, ये कबीर बोलते थे। साधु संतों के पास बैठेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, इसलिए जाते थे। घर से खाना खा के निकलते थे और वापस 4 दिन बाद लौट के आए, 5 दिन बाद आए, घर पे आके खाना खाएंगे, रास्ते मांगेंगे नहीं। क्यों नहीं मांगेंगे? मैं गृहस्थ आदमी हूं, मैं क्यों मांगूंगा?
तो मांगने वाला काम नहीं, रास्ते में पानी वानी पीना होता था पी लेते थे। इस बार जब गए थे थोड़े बीमार हो गए, गाँव वाले कहा नहाना बंद कर दो थोड़ा बहुत, सुबह जल्दी मत उठा करो, टाइम से आराम से लेट उठा करो। पर नहीं, प्रॉपर वही प्रोस्पेक्ट था उनका। और एक दिन क्या होता है, भगत जी का सुबह सुबह गीत सुनने को नहीं मिलता है। भगत जी का जब गीत सुनने को नहीं मिला, लोगों ने जाके देखा क्या हो गया, तो वहां पर उसकी खंडी पड़ी हुई थी साइड में, भगत जी का शरीर पड़ा हुआ था, भगत जी नहीं रहे थे। तो देखो इतना अच्छा इंसान था, इतना पॉजिटिव वे वाला इंसान था, मौत भी अच्छी हुई है। पर कई देखते हैं आप क्या सड़ सड़ के गल गल के मरते हैं, बुढ़ापा बहुत गंदा होता है, इनकी एकदम शानदार मौत है। ईश्वर है, यहाँ है और वहां है, ये ही सबसे बढ़िया बात थी इनकी। आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पे आते हैं। इसमें आपको कुछ भी इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो अपन ने बात की पर्याप्त है, पर्याप्त से भी पर्याप्त ज्यादा है बल्कि। तीसरा चैप्टर है आपका लखनवी अंदाज, छोटा सा चैप्टर जल्दी हो जाएगा। लखनवी अंदाज क्या है लखनवी अंदाज में? लखनवी अंदाज देखते हैं कि लखनवी अंदाज में यशपाल है। पहले तो यशपाल राइटर कौन है? यशपाल। यशपाल जो भगत सिंह के साथ, सुखदेव के साथ, राजगुरु के साथ कॉलेज में पढ़ा हुआ था, लाहौर कॉलेज था उस समय, उन्होंने पढ़ा हुआ था। चैप्टर लिखा क्यों लिखा है? उद्देश्य ये है कि है ना, क्या बिना उद्देश्य के, बिना कथ्य के, बिना कैरेक्टर के, बिना पात्र के कहानी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। कब? जरिए नवाब साहब के। नवाब साहब जिनका बिना खाए पेट भर गया, नवाब साहब के जरिए जिनका बिना खाए पेट भर रहा है, बिना खाए पेट। वैसे ही कहानी जो है उसमें अगर पात्र नहीं होंगे, कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई कथानक नहीं होगा, तो क्या कहानी लिखी जा सकती है? हाँ, ये बताएंगे हाँ या ना, अभी देखेंगे उसको हाँ या ना। फिर तो क्या हुआ, ट्रेन में सफर थी, लखनऊ की पैसेंजर ट्रेन, हर प्रश्न को सुन लेना, लखनऊ की पैसेंजर ट्रेन मुफस्सिल जो थी वहां पे हॉर्न मार रही थी। लेखक हमारे यशपाल ने कहा कि मैं दौड़कर वहां पहुंच गया। मैं सोचा भाई ज्यादा दूर तो जाना नहीं है, पास में ही है तो किराया ठीक ठाक ही लगेगा, तो सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। 3-4 क्वालिटी होती ना, एसी, नॉन एसी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड का ले लिया। मैं सोचा डिब्बा खाली होगा, आराम से जाके कहानी के बारे में सोचूंगा, बाहर से प्राकृतिक दृश्य देखूंगा। इस रीजन से हमारे लेखक ने क्या ले लिया? सेकंड क्लास का टिकट। दोबारा सुन लेना, बात समझ में नहीं आई तो बस ये प्रश्न है आपका अभी के लिए, जो परसों पेपर आने वाला आपका। दूसरी बात, पर वहां जब गए तो वहां पे नवाब साहब नाम का, मतलब नाम नहीं है नवाब साहब, एक थोड़ा डेकोरम उनका, लखनवी अंदाज वाला बंदा बैठा हुआ, टोपी वोपी लगा करके। उसने देखा कि वो भी एकांत में बैठा हुआ था, जैसे मैं घुसा तो उसको लगा अरे यार ये कौन कहाँ से आ गया, तो उसने मेरे को इग्नोर कर देखा नहीं मेरी तरफ। मैं भी चुपचाप जाके सामने बैठ गया। कौन बोल रहे हैं? यशपाल बोल रहे हैं। थोड़ी देर बातचीत नहीं हुई, फिर उन्होंने अचानक से कहा, आधा बढ़ जाए जनाब, खीरे का शुक्र फरमाएंगे क्या? खीरा खाएंगे क्या आप? खीरा रखा होता था, अपन साथ में कोई चिप्स लेके जाते हैं, कुरकुरे लेके जाते हैं, वैसे उन खीरे लेके गए थे। तो लेकिन कहा ये तो बात ही नहीं कर रहा था, अब मेरे को चमन्या समझ रहा है क्या कि भाई हाँ हाँ बोल, थोड़ा सा खिला दो, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं। तो उन्होंने कहा नहीं बस आप ही खाइए, धन्यवाद। फिर लेखक उसके बारे में सोच रहे कि यार ये भी सेकंड क्लास टिकट इसलिए लिया होगा कि भाई आराम से अकेला बैठे खीरा वीरा खा लेगा, लोकल टिकट लेगा तो कोई इसको देख लेता, इस चक्कर में इसलिए लिया होगा। और या फिर ये भी हो सकता है कि ये बंदा भी कहानी लिखने के इच्छुक हो, कहानी के बारे में सोच रहा हो, या प्राकृतिक दृश्य भी देख रहा हो। तो दोनों बातें उन्होंने सोची। खुद के बारे में क्या सोचा, ये प्रश्न है। नवाब साहब ने टिकट क्यों लिया, ऐसा लेखक ने क्या अनुमान लगाया, वो भी प्रश्न है। दोनों बातें ढंग से सुन लेना। फिर आगे बात हमने की, नवाब साहब ने खीरा खाना स्टार्ट कर दिया। दोबारा एक बार पूछा उससे, दूसरी बार पूछा, उसने मना कर दिया कि मैं पहले इनकार कर चुका था, इससे मैंने मना कर दिया कि नहीं खाऊंगा। आराम से पानी का लोटा भी साथ रखते हैं, खीरा धोते हैं, बाहर काटते हैं, छीलते हैं, सावधानी से रखते हैं, नमक मिर्च बुरकते हैं। वहाँ जो स्टेशन पर नमक बेचने वाले खीरा, वो जानते हैं कैसे इस्तेमाल होता है, तो नमक मिर्च भी हम साथ में रखते हैं। बुरक दिया। लेखक बोल रहे कि मेरे हालांकि मुंह में पानी आ रहा था भाई, बालम खीरा, कौन सा खीरा था? बालम खीरा था। तो उसको देख करके मेरे मुंह में क्या आ रहा था? लखनऊ का बालम खीरा। खीरे का नाम भी है, बताना देखिए किस किस को पहली बार सुनने को मिला कि खीरे का नाम भी था। एमसीक्यू के प्रश्न ऐसे बनेंगे। हाँ, तो बालम खीरा था। अब क्या किया जाए? लेखक ने कहा कि नहीं बस आप खाइए। अब वो कह रहा है कि मैं अगर खाऊंगा तो देखेगा कि यार बेइज्जती हो जाएगी, इतना बड़ा आदमी है खीरा खा रहा है, सस्ता चीज है, कोई महंगी चीज खानी चाहिए, मावा खानी चाहिए। तो उसको सूंघ रहा है,
और बाहर डाल रहा है, फिर सूंघ रहा है, फिर खिड़की के बाहर डाल रहा है। ऐसे खा पी करके बिना खाए, मतलब सूंघ करके ही जोरदार डकार लेता है, पेट भर गया, और बोलता है यार थक गए यार, थोड़ा आराम कर लेते, पेट ज्यादा भर गया। लेकिन सोचो साले खाया नहीं फिर पेट भर गया, ऐसा कैसे हो सकता है? पर कहा कि भाई डकार भी आ रही है, थक भी गया बंदा खाना खाने के बाद, तो भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेके बोला मेरी समझ में आ गया भाई, जब इसका बिना खाए पेट ही भर गया, तो मेरे पास मतलब कहानी के लिए वो कैरेक्टर नहीं है, पात्र नहीं है, उद्देश्य नहीं है, कथानक नहीं है, तो क्या दिक्कत है, मैं भी कहानी लिखी जा सकता हूँ। ऐसे इन्होंने व्यंग्य कहा है। तो ये कहानी कैसे लिखी गई है? व्यंग्य में लिखी गई है, व्यंग्य वाली कहानी है ना। ये संस्मरण था भगत जी वाला। भगत जी की रचना कैसी थी? भगत जी की थी संस्मरण। संस्मरण नहीं, याद, याद को बोलते हैं संस्मरण। और ये कौन सी रचना थी आपकी नेताजी सुषमा? ये थी आपकी कहानी। ये पढ़ रहे थे आप क्या? कहानी। और तीसरा आपने जो स्टार्ट किया वो क्या है? वो व्यंग्यपूर्ण कहानी है, व्यंग्य कर रहे हैं। हालांकि लेखक यहां बताना चाह रहा है कि बिना खाए जैसे पेट नहीं भर सकता, वैसे ही बिना खाए पेट नहीं भर सकता, वैसे ही बिना पात्र के, बिना कैरेक्टर के, बिना उद्देश्य के, बिना कथानक की कहानी नहीं लिखी जा सकती है। ये बताना मूल उद्देश्य। छोटा सा चैप्टर है, व्यंग्य किया है, दो बातें इनकी आई है। क्या कहा भाई, नवाब साहब ने टिकट क्यों खरीदा, इसका अनुमान लेखक ने क्या लगाया, वो लेखक ने टिकट क्यों खरीदा था। ये दो बातें, बस इतना सा चैप्टर है। आगे जो आएगा आपके कौन सा चैप्टर आ रहा है? आगे चैप्टर आपके आ रहा है एक कहानी है भी, बड़ा चैप्टर है, जल्दी करना पड़ेगा। एक कहानी है भी, मूल मूल प्रश्नों पे आता हूँ। एक कहानी है भी साहब, वो क्या क्या पूछेगा उनकी बात करता हूँ पहले तो मैं। तो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे ये लोग, मनु भंडारी। मनु भंडारी लेखिका है। अभी 2025 25 नहीं, 21 में 2021 में इनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है कोरोना के बाद में। मध्य प्रदेश के भानपुर के रहने वाले थे। उसके बाद में क्या हुआ, वहां पर इनके पिता के साथ रह रहे थे। पिता जो है इनके, वो पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, उसने उसे धोखा दे दिया, सदमा लग गया, घाटा लग गया, छोड़ कर कहां पे आ गए? अजमेर आ गए, अजमेर रहने लग गए। अजमेर किसके साथ आए? तो छोटा सा परिवार था, तीन तो बहनें थी, तीन बहन थे, बहनें मतलब मनु भंडारी, और दो बहनें उसकी और थी। एक का नाम सुशीला था और एक का नाम दिया हुआ नहीं है। और एक कौन हो गई? मनु हो गई। तीन बहनें हो गई, दो भाई है, तो पांच तो भाई बहन हो गए, और एक माता पिता, ये सात लोग थे। अजमेर आ गए सबके सब। वहां पर कहां पे आए? अजमेर में ब्रह्मपुरी मोहल्ला। कौन सा मोहल्ला? ब्रह्मपुरी मोहल्ला। ब्रह्मपुरी मोहल्ले में क्या बोल रही है कि पिताजी को विश्वासघात मिल गया था, हो गया था उनके साथ में, तो वो हम पे भी शक करने लग गए थे। हम भी उसके शक के चपेटे में लपेटे में आ जाते थे। पिता ने क्या किया, शब्दकोश लिखा, डिक्शनरी लिखी, वो डिक्शनरी का काम उन्होंने आगे बढ़ाया, काम वहीं पे स्टार्ट कर दिया था मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे काम बढ़ाया उसको, हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी और उर्दू का मिक्स शब्दकोश तैयार किया। खूब नाम हुआ, फेमस हुए, पर पैसा नहीं मिल पाया, ज्यादा कमाई नहीं हो पाई उनकी। एक जमाना ऐसा था जब पिताजी वहां रह करके 10-10 20-20 लोगों को फ्री में पढ़ाया करते थे, पर अब ऐसे हालात नहीं थे। अजमेर आने के बाद में वहां घाटा लग गया कंपनी में। यहाँ पर बॉस, जब आजादी लड़ाई उस समय चल रही थी 1931 की, मनु का जन्म 1931 में हुआ था। जब थोड़ी बड़ी हुई है बात, जब अजमेर की चल रही है, तो ये टाइम है 42 से 47 का, आजादी वाला टाइम चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के आजादी का टाइम चल रहा है। क्या हुआ कि कोई भी लोग उनके घर पे आते, तो मनु के पिता बोलते कि तुम बैठो, तुम भी सुना करो। ऐसा मनु के पिता चाहते थे कि ये भी जाने समझे देश में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ मनु जो थी, वो कॉलेज में 10th के बाद ही उस समय कॉलेज होता था, तो कॉलेज जब गई तो वहां पर शीला नाम की सुशीला बहन है। शीला उनकी कौन है? शीला उनकी अध्यापिका है, प्रोफेसर है, प्राध्यापिका है, शीला अग्रवाल। उन्होंने कहा कि नहीं, कि घर में मत बैठो, देश की आजादी के लिए बाहर निकलो, नारे लगाओ, हड़तालें करो, जुलूस में भाग लो। ये सब शीला अग्रवाल ने सिखाया। पिताजी चाहते थे फेमस तो हो, पर पिताजी ये चाहते थे कि फेमस हो पर बदनाम घर नहीं हो, इज्जत बनी रहे, कोई हमें ताना नहीं मार दे। लेखक कह रही है दोनों काम एक साथ हो ही नहीं सकते।
या तो पापा फेमस ही हो जाएंगे, और या तो फिर बाद में ना बदनामी का डर से डर लो। और सीधी सी बात है, नाम उसका होता है जिसमें कोई बात होती है ना, और बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। तो ये चीजें हैं, तो लेखिका तो ये मानती थी, और ये बात सही भी है। अगर आप वही काम करेंगे जीवन में जो परमानेंट सब करते आ रहे हैं, तो आप अलग से देखे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ अलग हटके काम करेंगे, तो अच्छा या बुरा जो भी आप करेंगे, तभी पब्लिक का ध्यान जाएगा, अच्छे की ओर भी जाएगा और बुरे की ओर भी जाएगा। जीवन में अगर आपको कुछ नाम कमाना है, तो अच्छा या बुरा कुछ ऐसा होगा जिससे आप बाकी भीड़ से अलग हो पाएंगे। वरना जो सब कर रहे हैं सेम प्रोस्पेक्ट, कभी दुनिया का ध्यान ही जाएगा। किसी ने कुछ अलग काम किया तो उसकी ओर ध्यान गया है, कि अच्छा किया जाए बुरा किया, पर आपको बुरा नहीं करना, अच्छा ही करना है। शीला अग्रवाल की बात करिए। शीला अग्रवाल कौन थी बता दिया, क्या प्रभाव था, उसका प्रभाव था, किस पर प्रभाव था, मनु के ऊपर। पिताजी का भी प्रभाव था, पिताजी से भी इसने बहुत कुछ सीखा था, शक करना भी सीखा था, और क्या सीखा था, कुछ विशेष बनकर जीना चाहिए, यूनिक बनना चाहिए, लाइफ में कुछ स्पेशल होना चाहिए, ये भी उसमें सीखा था। पिताजी का प्रभाव भी हो गया। माताजी हालांकि इनसे खूब स्नेह करती थी सबसे ही, पर माताजी का व्यक्तित्व जो था वो कभी इनको प्रभावित नहीं कर पाया। माताजी में इनकी में धरती से भी ज्यादा धैर्य था, ऐसा इन्होंने बताया। इसके अलावा बात करें, सुशीला की उम्र जो थी विवाह की 10वीं पास करते हो गई थी। इनके विवाह की उम्र फिक्स थी क्या, 10वीं पास कर लो या 16 साल के हो जाओ, तो दोनों काम में से कोई सा भी काम हो गया, शादी। सुशीला की शादी हो गई, बड़ी बहन की पहले हो चुकी थी, दोनों भाई बाहर पढ़ने के लिए चले गए। तो मनु के पिता जो इतने दिन इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, पहले तो क्या समझते थे, 4 बच्चे उनके और थे, मनु थोड़ी काली वाली थी, तो दुबली मरियल काली थी, उसको इग्नोर मार के ये क्या बेटी सोनी सी। सुशीला की तारीफ करते थे, मनु चिढ़ती थी कि हर बार उसकी तारीफ करते रहते हैं, मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। अब सब घर में सुशीला की शादी हो गई, बड़ी बहन की पहले हो गई, दोनों भाई बाहर स्टडी के लिए चले गए। अब पहली बार लगा मनु के पिता को, यार मेरी तो एक और बेटी भी है। अब उस और ध्यान गया, तब उसको काफी उन्होंने कहा, तू रसोई वसोई काम मत किया कर, रसोई तो भट्टियार खाना है, भट्टी है, आग लगती है यहाँ पे, तो जैसे भट्टी में सब कुछ जल जाता है, वैसे यहाँ पर तू जाएगी, तेरी प्रतिभा तेरा टैलेंट खत्म हो जाएगा, तू मत जाया कर, ऐसे वाले काम। इसके अलावा बात करते हैं, एक बार जो था, मनु मुख्य चौराहे पर, बड़ी मुख्य चौराहा, मुख्य बाजार कहाँ का, अजमेर का, वहां भाषण दे रही थी। भाषण दे रही थी कोई दकियानुसी कोई बेकार से आदमी, छोटी सोच वाले आदमी, घटिया सोच वाले आदमी, उसने देख लिया। वो जाके उनके पिता को बोलता है, क्या बोलता है, कि आपको शर्म नहीं आती कि आपकी बेटी वहां छोरों के साथ घूम रही है, हड़ताल करवा रही है, हुड़दंग करवा रही है, ऐसे है वैसे है। पिता जो है गुस्सा। उसी दिन क्या हुआ, दूसरा बंदा एक अंबालाल नाम का और था, गांव अजमेर का फेमस था, डॉक्टर अंबालाल, वो जाके तारीफ कर रहे थे, यार आज मैंने देखा मनु को वहां भाषण दे रही थी, क्या गजब नॉलेज है उसको, क्या देश के लिए कर रही है, कितना जुनून है उसके अंदर। एक ही दृश्य था, दो बंदे अलग अलग सोच वाले। तो हमें हमें जो करना है उससे फर्क पड़ना चाहिए, पब्लिक क्या सोच रही है, वो अच्छा कह रहा है बुरा कह रहा है, बाढ़ में जाए, हमें हमारा काम जो करना है वही करना है, ये ध्यान रखो हमेशा। तो इन्होंने क्या किया, मनु ने जब वहां पहुंची, तो पिताजी गुस्से में नहीं थे, पर वो अंबालाल जी आ गए, अंबालाल जी, अरे मनु आओ, क्या दिन में तुमने भाषण दी, मजा आ गया, मैं देखा तुम्हारा, इनको बधाई देने चलाया कि क्या घर में घुस रहे तो भंडारी जी, कभी बाहर निकला करो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मनु। एक बार तो पापा के प्रकोप से, दो बातें आएंगी यहाँ पे, कि पिताजी के प्रकोप से वो कैसे बच गई, तो एक बात तो ये प्रकोप से कैसे बची। दूसरी बात, एक बार लेटर आया कॉलेज से कि तुम्हारी बेटी जो करते कर रही है, जो कांड कर रही है, आप बताएं कि उसे कॉलेज से क्यों ना निकाला जाए। लेटर पढ़ते पिताजी गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए, कि ये मनु हमें मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी, मेरे 4 बच्चे और ही पढ़े हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे को पता ही कॉलेज में क्या क्या सुनना पड़ेगा। फिर वहां पहुंचते हैं, तो उसकी मैडम जब कहती है, प्रिंसिपल कहती है कि इन 3 लड़कियों के सारे पर पूरा कॉलेज चल रहा है, सब इनकी सुनते हैं, हमारी मानते ही नहीं है, इनका पावर है। तो खुश हो यार, मेरी बेटी का तुम धाक है। तो बोले कि क्या दिक्कत है, मेरी बेटी जो कर रही है वो करेगी, देश के लिए कर रही है, ये सब। वो घर पहुंची और बताया कि ऐसे लेटर आया था और पिताजी अब ये बोल रहे हैं, तो मनु थोड़ी शांति मिली। पर एक बार मनु कॉलेज से निकाल दिया गया, कॉलेज वापस से खोला गया, फर्स्ट ईयर वापस से खोला गया। पर जब वो खोला अगस्त के एंड में, अगस्त 1947 के एंड में जब वो खोला गया, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले देश 15 अगस्त को ही आजाद हो गया था। तो ये बोल रही कि हमारी खुशी थी कॉलेज खुलने की, हमारी खुशी थी, पर इससे बड़ी खुशी हमारी जो थी वो देश की आजादी की थी, निसंदेह सबसे बड़ी खुशी यही थी। 2000
यानी 20वीं सदी बोल दो, 20वीं सदी जो है, 20वीं सदी का सबसे बड़ा काम यही था। ठीक बात, जो भारतवर्ष की आजादी थी। इसके अलावा मनु भंडारी से हम कौन सा प्रश्न ले? ठीक ठाक है, सारे प्रश्न आ गए हैं। हो सकता है कि आधे प्रश्न में छूट गए हो, समय का अभाव है, इस कारण देखना पड़ रहा है। बाकी मैंने बड़े प्रश्न सारे इसमें कवर कर दिए, एमसीक्यू कवर करने का प्रयास किया। एक और देख लेते हैं, मनु कौन कौन से खेल भाइयों के साथ खेला करती थी? तो भाई काच पीस करके मांझा सूतना एक काम। दूसरा काम उनका क्या हो जाएगा? सितोलिया, काली टिल्लो, जो आप लोग खेलते हैं वैसे वाला ही, गुड्डे गुडी का ब्याह रचाना, ये सब। उसके अलावा पूरा मोहल्ला ब्रह्मपुरी वो घर परिवार जैसा ही था। एक दास साहब का जिक्र है कि दास साहब जो थे वो मेरे मोहल्ले के पात्र थे, उनके ऊपर मैंने एक महाभोज उपन्यास लिखा है, दास साहब की बात की है। और उन्होंने कहा कि मेरी जो कहानियों के अधिकतर पात्र है ना, वो मेरे आस पड़ोस मोहल्ले के लोग ही है। ये हमारा चैप्टर कौन से वाला था? ये हो गया आपका मनु भंडारी। आगे बढ़ते हैं, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत पर एक बार करो, पहले संस्कृति को खत्म करता हूँ। संस्कृति छोटा सा चैप्टर है, फिर अपन आ जाएंगे इसमें। संस्कृति छोटा सा, पहले उसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। संस्कृति किसका है? भदंत, आनंद, कौशल्यायन। कौशल्यायन इनका चैप्टर है। संस्कृति में दो ही बातें हैं, संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। संग से बस यही प्रश्न है, पिछली बार भी आया था, आगे भी आएगा। क्या कह रहा है कि कोई भी किसी भी नए बंदे ने जो नया काम किया है, पहली बार ये बनाया, पहली बार ये बनाया, पहली बार लाइट बनाई, पहली बार शर्ट बनाया, तो जो भी काम पहली वो हो रहा है, जिसके मस्तिष्क में, जिसकी बुद्धि ने, जिसकी योग्यता ने, जिसकी प्रेरणा ने ये काम किया, जो विचार आया, वो है उसकी संस्कृति। और उससे जो आविष्कार हुआ, जो खुद ने भी काम में लिया और आगे आने वाली पीढ़ियां भी काम में लेगी, उसे बोलेंगे सभ्यता। दोबारा सुनना, संस्कृति क्या है? जिस बुद्धि या शक्ति या व्यापार, हाँ कहां पहुंच जाता हूं मैं, सब शक्ति में पहुंच गया। जिस बुद्धि, योग्यता, प्रवृत्ति यानी आदत के बल पर नए आविष्कार का विचार आता है, कोई योग्यता है, बुद्धि है, टैलेंट है हमारे पहले से, किसी ने पंखा बनाया वो पहली बार हुआ था, ग्राहम बेल ने जो आविष्कार किया फोन का वो पहली बार हुआ था, एडिसन ने जो बल्ब का किया वो पहली बार हुआ था। जो पहली बार जो भी काम हुआ वो क्या था? उनकी योग्यता थी, प्रवृत्ति थी, उसके हिसाब से। सभ्यता क्या है कि जो आविष्कार हो गया मनुष्य स्वयं के लिए, खुद के लिए, मनुष्य स्वयं यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए, वह अन्य आने वाली पीढ़ियां बोल दो, या आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्या कहा? दोबारा सुनना। संस्कृति क्या है? जिस बुद्धि, योग्यता, प्रवृत्ति के बल पर नए आविष्कार का विचार आता है, आविष्कार होता है, वो तो हो गया संस्कृति। अब आविष्कार होने के बाद मनुष्य ने खुद ने भी काम में लिया और आने वाली पीढ़ियां भी जो काम में ले रही है, वो है हमारी सभ्यता। कि जिस आविष्कार का प्रयोग मनुष्य स्वयं के लिए खुद भी कर रहा है और आने वाली पीढ़ियां भी उसका प्रयोग कर रही है, वो है सभ्यता। ये हम यूज कर रहे हैं, ये मेरी सभ्यता है। आप शर्ट पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, ये आपकी सभ्यता है। आप जो है कोई भी रीति रिवाज, परंपरा फॉलो कर रहे हैं, ये आपकी सभ्यता है। आप बाइक चला रहे हैं, वो आपकी सभ्यता है। पर स्टार्टिंग में इसने काम किया था, जैसे सोचा था, बनाया था, वो थी संस्कृति। आप कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, कुछ नया लेके आते हैं, कुछ नया आविष्कार, वो हो जाएगी आपकी संस्कृति। फिर आप उसको खुद भी काम में लेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी काम में लेगी, वो हो जाएगी आपकी क्या? सभ्यता। हो गया काम खत्म इसका, सभ्यता और संस्कृति का। और क्या प्रश्न है? सभ्यता और संस्कृति के माता पिता कौन है? तो माता पिता कौन है? एक तो इसके माता पिता है भौतिक प्रेरणा, कि बाहर से दबाव लगता है। स्टार्टिंग में जो लगा सर्दी लग रही है तो कपड़े बनाए गए, लगा भूख लग रही है खाना पका के खाएंगे तो आग बनी, भौतिक प्रेरणा। इसके अलावा भौतिक प्रेरणा ये बाहरी दबाव, कोई सर्दी गर्मी वाला, पेट वाला, ये सब बाहरी दबाव में आ जाएगा। एक स्व इच्छा होती है, स्वतः होता है। स्वतः कैसे? जैसे माता जो है उसको एक बीमार बच्चे को लेकर पूरी रात बैठी रहती है, खुद गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है। कार्ल मार्क्स ने जो किया, लेनिन ने जो किया, हमने पढ़ा इस चैप्टर में। कार्ल मार्क्स की बात आई है कि वो लेनिन की बात आई है, रूस का भाग्य विधाता लेनिन जो है वो सूखे ब्रेड के टुकड़े जो उसके पास थे खुद नहीं खा रहा, भूखे मर रहा है, दूसरों को खिला रहा है। कार्ल मार्क्स पैसे वाला था,
पर गरीब लोगों की जीवन कैसा होता होगा, तो मैं भी गरीबी में जाऊंगा, मैं पैसे का यूज नहीं करूंगा, मैं एकदम नीचे सोऊंगा। ये कार्ल मार्क्स की सोच थी। तो ये स्वतः से भी हो सकता है। और क्या होता है, ज्ञानेच्छा, ज्ञान की इच्छा। भौतिक प्रेरणा हो गई, बाहरी दबाव, खाना, भूख लग रही है तो खाना पड़ेगा, स्वतः अपनी इच्छा से हो गया। ज्ञानेच्छा क्या हो गया, ज्ञान की इच्छा। ना तो मैं कोई बाहर से दबाव है, फिर भी मनुष्य कुछ सोचते हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा करे। जिसने ग्राम बेल ने सोचा, फोन के बारे में सोचा, किसी ने पंखे के बारे में सोचा, किसी ने टीवी के बारे में सोचा, उन्होंने अपनी ज्ञान की इच्छा से कुछ नया किया है। आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता मोबाइल नहीं होता तो भी जीवन चलता ही, टीवी नहीं होता तो भी चल सकता था, चल भी रहा था, कई शताब्दियां कई चली थी। तो कई ज्ञान की इच्छा से होता है। तो आपसे पूछे संस्कृति के माता पिता कौन है, तो संस्कृति के माता पिता ये तीनों ही हैं। अब जो बुरे आविष्कार होते हैं, बम बनते हैं, या उसके अलावा जो भी केमिकल मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए बनते हैं, वो सब क्या है, संस्कृति नहीं है, वो है असंस्कृति। और उनको जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं, वो जो गंदे लोग होते हैं, जो दो कोड़ी के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, असभ्य लोग होते हैं। तो संस्कृति है पॉजिटिव वाली, सभ्यता है पॉजिटिव वाली, और उसके विपरीत मनुष्य की हानि के लिए ऐसा कोई आविष्कार होता है, वो होती है असभ्यता। उसको मानने वाले, फॉलो करने वाले लोग कैसे होते हैं, असभ्य लोग होते हैं। यही है आपकी संस्कृति और सभ्यता में, और कोई प्रश्न नहीं आएगा इसके अलावा। आ जाओ आगे। अगला चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर आपका, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, छठा चैप्टर है, नौबत खाने में, खाने में इबादत। किसका है, यतीन्द्र मिश्र का। किसका है, यतीन्द्र मिश्र का। क्या करना है इसमें, कि काशी की बात कर रहे हैं। काशी में कौन है, काशी में एक बच्चा है, नाम है उसका अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन है, यही बाद में बड़ा हो गया बन जाएगा, इसी का नाम पड़ जाएगा बिस्मिल्लाह खां। इसका भाई भी है शमसुद्दीन। ये 9 वर्ष का है, ये 5-6 वर्ष का है, ठीक है। ननिहाल आ गए हैं। जन्म कहाँ हुआ था इनका, डुमराव में हुआ था। डुमराव से कहाँ आ गए, काशी आ गए। डुमराव क्यों फेमस है, सहनाई बजाने में, जो घास, जो सहनाई के अंदर एक रीढ़ लगती है, जैसे कोई छोटी सीटी हो तो उसमें कोई मनिया होता है, कोई छोटी बच्चों की होती है उसमें भी पन्नी सी होती है, वैसे ही सहनाइयों में क्या लगती है, एक रीढ़ लगती है, घास लगती है। वो घास कहाँ मिलती है, डुमराव में मिलती है। डुमराव में नदी है, उस नदी किनारे, सोन नदी किनारे कौन सी घास मिलती है, जो सहनाई में काम आती है। डुमराव का यही महत्व है, और डुमराव में इसका जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह का ये महत्व है। और क्या बात आई इसमें, इनके गुरु कौन है, इनके गुरु या उस्ताद, ये लोग उस्ताद बोलते हैं, तो इनके गुरु या उस्ताद कौन हो गए, इनके मामा। मामा कौन से हो गए, अली बख्श है मामा इसके, अली बख्श। और कौन है, सादिक हुसैन, दो मामा हैं इसके, वो इनके गुरु भी मान लिए और मामा जी भी हैं। बालाजी मंदिर की दहलीज जो थी, बालाजी मंदिर की दहलीज, ड्योढ़ी है नहीं दहलीज। अगर पूछे आपसे नौबत खाना क्या होता है, नौबत खाना नहीं, अभ्यास का, प्रैक्टिस का स्थान। इबादत क्या होता है, पूजा करना। तो अभ्यास करने का जो स्थान है, अभ्यास ही क्या है, इसके लिए पूजा है। और वो अभ्यास कहाँ हो रहा है इसके लिए, ये जाता था बालाजी मंदिर की दहलीज। पहले उसके नाना जाते थे, फिर मामा जाने लग गए, फिर खुद जाने लग गया, वहीं थोड़ी बहुत आमदनी होती थी, और वहां पर ये अलग अलग ठोमरी, ठप्पे, ऐसे ऐसे गायन वाले काम किया करता था। ये हो गई इनकी स्टार्टिंग की बात। फिर ये जब छोटे थे तो ढूंढते थे कि यार कौन सी वाली सेनाई बेस्ट है, नाना बजाते हैं, बहुत मीठी बजती है। तो वो ढूंढते थे, नाना जब उठ गए पूजा पाठ से, नाना जब अभ्यास से उठ जाते थे, उनको लगता भाई मजा आ गया, तो उसे पत्थर उठा कर जोर से, नाना को नहीं मारते थे, नीचे मारते थे, धम से मारते थे कि भाई हाँ यार मजा आ गया। अब इन्हें बच्चे को पता नहीं था कि शाबाशी जो है वाह 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 ऐसा करते हैं, पत्थर नहीं मारते। फिर वो नाना के उठने के बाद वो शहनाई ढूंढता कौन सी मीठी वाली बजनी है, फिर रिजेक्ट रिजेक्ट, ये नहीं बज रही। उनको पता नहीं था कि शहनाई जो है वो मीठी नहीं होती है, आवाज जो होती है, इंसान जो होता है वो क्या होता है, मीठा होता है। हाँ, तो इनके माता पिता का नाम भी आया है। माता पिता कौन थे इनके, मिट्ठन, सल्लार हुसैन, दादा परदादा सबके बाद नाम इनके आए हैं ना। तो ये काम हो गया। इसके बाद बात करें कि किससे प्रभावित थे, क्या था, तो
ठीक है, बचपन में जब मैं बालाजी मंदिर जाता था ना, तो रास्ते में एक कोठा पड़ता था रसूलन भाई और बतुलन भाई का। किसका? रसूलन भाई और बतुलन भाई का। रसूलन और बतुलन, इनसे प्रभावित होकर ही मैं वो गाने के प्रति प्रेम आया था। ये बहुत अच्छा गाना बजाना चलता रहता था। तो उसके इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू में, साक्षात्कार, इंटरव्यू क्या बोलेंगे, साक्षात्कार में इन्होंने क्या स्वीकार किया है कि मेरे अंदर जो संगीत की प्रेरणा आई ना, वो कहीं ना कहीं इनसे ही आई है। इनसे आई है, रसूलन भाई और बतुलन भाई से आई है। और क्या काम हुआ, इनकी फेवरेट हीरोइन थी उस समय सुलोचना। कौन थी? सुलोचना। और कौन सी थी? गीता बाली। इनकी फिल्म देखने जैसे फिल्म लगी, उस समय 6 पैसे लगते थे। 2 पैसे देगी मौसी, 2 पैसे देगी नानी, नानी, मौसी, और 2 पैसे कौन देगा? मामा। उनसे पैसे मांगते थे, खुद को हालांकि कमा रहे थे, वहां पे जा रहे थे मंदिर में, अट्ठन्नी मिलता था रोज का, वो तो जमा होगा, वो तो घर में जमा कर नाना के पास, नानी के पास जमा हो जाएगा, फिर मांगते थे पैसे। ये तो ये देखते थे, फिल्म देखते थे, हर फिल्म देखते थे उनकी। और एक कुलसुम हलवाइन थी, कुलसुम हलवाइन, उसके यहाँ क्या करते थे? कचौड़ी, देसी घी वाली कचौड़ी खाते थे। जब कचौड़ी खाते थे ना, कचौड़ी नहीं होता, कचौड़ी होता है वैसे ना, कचौड़ी खाते थे तो छन की आवाज आती थी। उसमें कचौड़ी बन रही है, नहीं नहीं गीली गीली, उसमें थोड़ा पानी लगा हुआ रहता है, तेल में घी में जाती है, तो छन की, देसी घी वाली कचौड़ी, तो उसकी जब आवाज आती तो उसमें आरो अवरो, छन की आवाज, तो ये संगीत से मैच करता था। आरो अवरो सुनता था। या भारी प्रश्न बनेगा, प्रश्न क्या बनेगा कि खां साहब बिस्मिल्लाह खां स्वादी भी थे और रियाजी भी थे, ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसीलिए कहा गया है, स्वादी और रियाजी क्यों थे? तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि वो जब कचौड़ी खाते थे तो स्वाद तो आ ही गया, अब वो रियाज नहीं, अभ्यास भी, आवाज ऐसे आ रही है, ये छन है, इधर ये वाले काम, तो कुलसुम वाला काम भी हो गया। और वहां पे काशी में जो पक्का महाल नाम की जगह है, वहां पक्का महाल से पहले मलाई बर्फ वाले थे, मलाई बर्फ बेचने वाले, वो भी अब नहीं रहे हैं, कचौड़ी में वो बात नहीं रही है। ये चीजें अब खान साहब को दुखी करती थी बाद में जाकर के, ठीक बात। और इसके अलावा बात करें मुहर्रम पे, मुहर्रम, मुहर्रम पे इनका क्या रूप देखने को मिलता था? तो मुहर्रम में ही है ना, एक तो सहनाई बैठ के बजाई जाती है, खड़े होकर बजाते थे। दाल मंडी से लेकर के फातमान, दाल मंडी से फातमान तक पैदल बजाते हुए, नोखा, नोखा सहनाई से अलग वाद्य यंत्र है, बजाते हुए जाते थे। और 8-10 दिन कहीं भी कोई मंगल प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम होता है मुहर्रम दिनों की, मुहर्रम के दिनों में कहीं ये प्रोग्राम में नहीं शिरकत कर सकते थे। ये था इनका मुहर्रम का डेकोरेशन। अच्छा प्रश्न है, ये भी ध्यान रखें। मुहर्रम में क्या करते थे, मैंने बता दिया आपको, दाल मंडी, फातमान, दोबारा सुन लेना जो भी बात हुई है हमारी। आगे आ जाओ। इसके अलावा बात करें इसमें, तो खास साहब क्या कर रहे हैं? शहनाई का नाम शहनाई क्यों पड़ा? शहनाई, ये तो शाह, शाइनी बेस्ट है ना, जो बेस्ट है। नए, नए क्या होता है? नरकट, नरकट क्या होता है? रीड, वो घास जो लगती है वो, तो जो फूक से बजाए जाते हैं उनमें नरकट जिसमें यूज होती है, उनमें सबसे शाह है, ये सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शहनाई पड़ गया। दोबारा सुन लेना, नए या नरकट या रीड होता है, वो पोली घास जो होती है, लगती है इनमें, वाद्य यंत्रों में जो फूक से बजाए जाते हैं, उनमें सबसे जो बेस्ट है, शाह है, ऊपरी है, इसलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। शहनाई का काम भी हो गया। कौन कौन से हैं? मूर्छंग है, और शहनाई है, वंशी है, बांसुरी है, ये सब क्या है? फूक से बजाए जाने वाले यंत्र है। इसके अलावा बात इस चैप्टर में जो आ रही है, वो आ रही है काशी जो है वो हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतीक है, गंगा जमुना संस्कृति का प्रतीक है। बिस्मिल्लाह खां इस्लाम से होते हुए भी बहुत मानते थे काशी को, बालाजी मंदिर को, काशी विश्वनाथ को। जब ये कई बार काशी से बाहर होते थे तो काशी विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए क्या करते थे? काशी विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए ये उधर मुंह करके, मतलब किसी जयपुर गए हुए हैं तो काशी की तरफ मुंह कर करके, काशी विश्वनाथ की ओर मुंह कर करके शहनाई का प्याला घुमा देते थे, थोड़ी देर के लिए शहनाई बजा देते थे। ये था इनका तरीका उनके प्रति व्यक्त करने का। इसके अलावा
गंगा घाट पर वहाँ पे उनके हर साल एक प्रतियोगिता होती थी, उसमें शरीक होते थे, हिस्सा लेते थे। ऐसे करके बिस्मिल्लाह खां का चैप्टर भी लगभग लगभग कंप्लीट है, कुछ बचा नहीं है। ये क्लासें जो हैं, जो आज वाली हुई है और इससे पहले वाली हुई थी, 33 नंबर का 33 का काम हो गया है। विश्वास दिलाता हूँ पूरे 33 का मिल जाएगा, 1-2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी लगभग ये 2 क्लास यानी केवल 2 घंटे आपने करके दिए हैं प्रॉपर ढंग से सुनिए बात, तो आप आराम से प्रश्न पत्र हल कर पाएंगे। कल इसी में हम करेंगे बात कृतिका की। कृतिका में बड़े बड़े चैप्टर है, साना साना हाथ जोड़ी है, माता का अंचल है, और लास्ट जो आपका वो छोटा चैप्टर है, मैं क्यों लिखता हूँ, तो वो क्लास छोटी में काम हो जाएगा। मिलते हैं कल।